जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जिसका नाम लेते ही दिमाग में क्या आता है? ताकत, बेहिसाब दौलत और ऐसी शानदार कला जो आज भी हैरान कर देती है। हम बात कर रहे हैं सम्राट कृष्णदेवराय की और उनके दौर की, जिसे विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ये स्वर्ण युग आखिर बनता कैसे है? क्या सिर्फ खजाने भर जाने से कोई युग सुनहरा हो जाता है, या इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कृष्णदेवराय की कहानी के जरिए। तो विजयनगर का स्वर्ण युग, ये दौर शक्ति, समृद्धि और संस्कृति की एक बेमिसाल विरासत छोड़ गया। पर इसे स्वर्ण युग कहते क्यों हैं? देखिए, ये कोई खोखला खिताब नहीं था। ये एक हकीकत थी जो असल में 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। जबरदस्त मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी बेहिसाब दौलत, और एक ऐसी कल्चर जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। अगर हम इस गोल्डन एज को, जो 1509 से 1529 तक चला, और करीब से देखें तो इसके असल में 4 बड़े कारण थे। एक तो वो निर्णायक सैन्य जीते थीं जिन्होंने दुश्मनों को हमेशा दूर रखा। फिर था एक बहुत ही कुशल प्रशासन जो सब कुछ एकदम व्यवस्थित रखता था। इसके साथ ही आई अभूतपूर्व आर्थिक समृद्धि, मतलब व्यापार से पैसा बरस रहा था। और आखिर में कला और संस्कृति का ऐसा विकास हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया था। चलिए एक एक करके इन सब पर नजर डालते हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी इतनी सीधी साधी नहीं है, क्योंकि जब 1509 में कृष्णदेवराय गद्दी पर बैठे तो उन्हें कोई फूलों का ताज नहीं मिला था। सच तो यह है कि वो ताज कांटों से भरा था। विजयनगर साम्राज्य उस वक्त चारों तरफ से दुश्मनों और संकटों से घिरा हुआ था। एक तरह से कहें तो एक संकट में फंसा हुआ राज्य था। सोचिए, सबसे पहला और बड़ा खतरा तो घर के अंदर से ही था। दक्षिण में उम्मत्तूर का एक सामंत था, गंगराय। वो खुलेआम बगावत कर रहा था, और ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी जनाब। वो मैसूर जैसे अहम इलाके पर कब्जा करना चाहता था, जो सीधे सीधे साम्राज्य की एकता पर हमला था। अब पूर्व की तरफ देखें, वहां से भी हमला हो रहा था। उड़ीसा के ताकतवर गजपति शासकों ने विजयनगर के कई जरूरी तटीय इलाकों पर कब्जा कर लिया था। अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या था? एक तो व्यापार के रास्ते बंद, और दूसरा समंदर की तरफ से पूरा साम्राज्य असुरक्षित हो गया था। और उत्तर का क्या हाल था? खैर, वहां बहमनी सल्तनत तो टूट चुकी थी, लेकिन उसके टुकड़े, खासकर बीजापुर की सल्तनत, एक लगातार बना रहने वाला खतरा थे। उत्तरी सीमा पर हमेशा जंग का माहौल रहता था। ये एक बहुत पुरानी और खतरनाक दुश्मनी थी जो कभी भी भड़क सकती थी। और खतरा सिर्फ जमीन पर ही नहीं था, समुंदर से एक बिल्कुल नई ताकत आ रही थी, पुर्तगाली। वो धीरे धीरे समुद्री व्यापार के रास्तों पर अपना कंट्रोल बना रहे थे। और सबसे बड़ी बात, कोई नहीं जानता था कि वो दोस्त हैं या दुश्मन, उनका अगला कदम क्या होगा। मतलब जमीन हो या समुंदर, विजयनगर सचमुच हर तरफ से घिरा हुआ था। तो ऐसे हालात में कृष्णदेव राय ने क्या किया? उन्होंने वही किया जो एक महान योद्धा करता है। उन्होंने अपने शासन के पहले 10 साल यानी एक पूरा दशक सिर्फ और सिर्फ युद्ध को दे दिया। उनका एक ही लक्ष्य था, एक एक करके हर दुश्मन को, हर खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकना। और जरा उनकी जीत की रफ्तार देखिए, ये कमाल की थी। 1509 में बहमनी सुल्तानों को हराया। 1512 तक रायचूर और गुलबर्गा जैसे बड़े किले जीत लिए। 1513 में दक्षिण में गंगराय के विद्रोह को पूरी तरह कुचल दिया। फिर 1513 से 18 के बीच उड़ीसा के गजपति को एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि लगातार 4 लड़ाइयों में हराया। और 1520 में बीजापुर से रायचूर का किला हमेशा हमेशा के लिए वापस छीन लिया। मतलब सिर्फ 11 साल के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व तक कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया। ये एक के बाद एक जीतों की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी थी। लेकिन कृष्णदेव राय की जीत का राज सिर्फ बहादुरी नहीं था, वो एक स्मार्ट रणनीतिकार भी थे। इसका सबसे बड़ा सबूत है 1520 की रायचूर की लड़ाई। इस जंग में उन्होंने पुर्तगालियों से हाथ मिलाया और उनकी आधुनिक आर्कीबस तोपों का इस्तेमाल किया। ये छोटी सी बात दिखाती है कि वो अपने समय से कितना आगे की सोचते थे। वो नई टेक्नोलॉजी और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का महत्व बखूबी समझते थे। और 1520 तक आते आते नतीजा शीशे की तरह साफ था। कृष्णदेव राय ने हर एक दुश्मन को घुटनों पर ला दिया था। विजयनगर अब एक अजेय शक्ति बन चुका था, जिसे कोई हरा नहीं सकता। युद्ध का दौर अब खत्म हो चुका था। तो जंग के मैदान पर शांति तो स्थापित हो गई,
इसके बाद कृष्णदेवराय ने अपना पूरा ध्यान एक महान सभ्यता बनाने पर लगाया। अब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक राष्ट्र निर्माता, एक आर्किटेक्ट ऑफ पीस बन चुके थे। अब लड़ाई थी एक कल्चरल सुपर पावर बनाने की। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? तलवार का ये धनी कलम का भी उतना ही बड़ा जादूगर था। जी हां, कृष्णदेवराय खुद तेलुगु और संस्कृत के एक बेहतरीन कवि और विद्वान थे। उन्होंने राजनीति पर आमुक्त माल्या जैसा महान ग्रंथ लिखा। ऐसे ही नहीं, उन्हें आंध्र भोज जैसी बड़ी उपाधि दी गई थी। वो सिर्फ खुद नहीं लिखते थे, बल्कि कला के संरक्षक भी थे। उन्होंने अपने दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सबसे बड़े दिग्गजों को जगह दी, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इन 8 रत्नों ने मिलकर साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और इनमें से एक नाम वो तो हम सबने सुना है, तेनाली रामकृष्ण, जिनकी चतुराई और हाजिर जवाबी के किस्से ठीक वैसे ही मशहूर हैं जैसे उत्तर भारत में अकबर और बीरबल के। उनकी विरासत सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि पत्थरों पर भी तराशी हुई है। आज भी हम उसे देख सकते हैं। उन्होंने कृष्णा स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर और हजारा रामास्वामी मंदिर जैसे भव्य और शानदार मंदिर बनवाए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी मां के सम्मान में नागलपुर नाम का एक पूरा का पूरा नया शहर ही बसा दिया था। और एक शासक के तौर पर उनका काम देखिए। उनके आने से पहले क्या था? अस्थिरता थी, विद्रोह थे, जनता पर भारी टैक्स का बोझ था। और उनके दौर में शांति और व्यवस्था आई। उन्होंने शादी जैसे मौकों पर लगने वाला टैक्स ही खत्म कर दिया। सिंचाई के लिए नहरों और तालाबों का ऐसा जाल बिछवाया कि खेत लहलहा उठे और साम्राज्य की तिजोरी भी भर गई। तो कृष्णदेवराय ने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो पत्थरों में भी जिंदा है और कविताओं में भी। पर यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये सवाल कि आखिर उनके जाने के बाद विजयनगर का वो सुनहरा दौर खत्म क्यों हो गया? और इस सवाल का जवाब शायद हमें इतिहासकारों से मिलता है। वो सब लगभग एक बात पर सहमत हैं, और ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। कृष्णदेवराय के बाद विजयनगर ने फिर कभी वैसी शक्ति, वैसी समृद्धि और वैसी सांस्कृतिक महानता हासिल नहीं की। उनका शासनकाल ही उस साम्राज्य का शिखर था, द एब्सोल्यूट पीक। और यहीं पर ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और शायद कुछ मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी भी सभ्यता का स्वर्ण युग, क्या एक गोल्डन एज सिर्फ एक इंसान की काबिलियत और उसकी दूरदर्शिता पर टिका हो सकता है? ये सोचने वाली बात है ना?